जरा इस हार्ड टेनिस बॉल के कोलिजन को देखिए। ये समझाने के लिए आई नीड अ न्यूटन क्रेडल। ये वाला नहीं, असली वाला। दिखने में ये दोनों बॉल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मगर ये बॉल बहुत हैप्पी है और ये बहुत सैड। लेकिन क्यों? चलिए बताता हूं। तो मैं इन दोनों बॉल्स को टेबल की इस हार्ड सरफेस पर एक ही हाइट से ड्रॉप करता हूं। आपने देखा ये बॉल कितना ज्यादा बाउंस कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ये बॉल बहुत हैप्पी और एक्साइटेड है। और इस बॉल को देखिए, ये तो बिल्कुल भी बाउंस नहीं कर रही, जैसे बहुत सैड और मायूस हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोलिजन्स को समझना होगा। एंड फॉर दैट आई नीड अ फुटबॉल। Collisions generally acts for very short interval of time. जैसे मेरे फेस से इस फुटबॉल का इंटरेक्शन बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, इसलिए ये एक कोलिजन है। ये कोलिजन्स हमें स्पोर्ट्स में भी नजर आते हैं और एक्सीडेंट्स में भी, एटॉमिक लेवल पर भी नजर आते हैं और कॉस्मिक लेवल पर भी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिजिक्स इन हजारों कोलिजन्स को सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। ये क्या होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें यह जानना है कि एक कोलिजन के दौरान क्या तब्दीलियां होती हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करें तो इस कोलिजन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर मेरे पास दो स्टील बॉल्स हों और मैं इन दोनों स्टील बॉल्स को कोलाइड करूं तो आप इस कोलिजन का साउंड क्लियरली सुन सकते हैं। इसी तरह पिंग पोंग बॉल और टेबल के कोलिजन में भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कभी ये साउंड बहुत ज्यादा होता है और कभी बहुत मध्यम, लेकिन होता जरूर है अगर कोलिजन वैक्यूम में नहीं हो रहा तो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। जैसे इन स्टील बॉल्स के कोलिजन से साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल वैसे ही इस कोलिजन के नतीजे में हीट भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन साउंड की तरह हीट को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। बट वेट, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना इन बॉल्स के कोलिजन से पहले इनके दरमियान में एक पेपर रख दिया जाए। आप देख रहे हैं कि इन बॉल्स के कोलिजन से इस पेपर पर डिफरेंट पॉइंट्स पर होल्स बन गए हैं, लेकिन इन होल्स से जलने की स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये पेपर सिर्फ फटा नहीं है, बल्कि कोलिजन से प्रोड्यूस होने वाली हीट के एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होने से ये पेपर जल गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि वाकई ड्यूरिंग अ कोलिजन हीट भी प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग कोलिजन हीट प्रोड्यूस होती है, ये मैं एक और तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे इस तरह की शाइनी नहीं बल्कि एक रस्टेड आयरन बॉल चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस आयरन बॉल को रस्ट यानी जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड की ये लेयर एल्यूमिनियम के साथ एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करती है, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इस एल्यूमिनियम को इस रस्टेड आयरन बॉल के ऊपर रैप करते हैं। एल्यूमिनियम शीट को इस रस्टेड आयरन बॉल के ऊपर रैप तो कर दिया है, लेकिन यहाँ मुझे कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। ओहो, मैं आपको बताना भूल गया कि थर्माइट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ मेरे पास कोई हीटिंग अरेंजमेंट तो है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोलिजन के दौरान भी हीट ही प्रोड्यूस होती है, तो क्यों ना हम कोलिजन की हीट को यूज करके इस थर्माइट रिएक्शन को इनिशिएट करें। आफ्टर कोलिजन तो वाकई में थर्माइट रिएक्शन हो रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोलिजन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। तीसरी चीज जो हर कोलिजन में होती है वो है मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, यानी कोलाइड करने वाले ऑब्जेक्ट्स का डिफॉर्म होना।
जैसे ये हार्ड बॉल जब इस सॉफ्ट बॉल से टकराती है तो इस कोलिजन के नतीजे में ये सॉफ्ट बॉल बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है। इसी तरह जब ये स्टील बॉल इस टाइल से कोलाइड करती है तो यहाँ भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की डिफॉर्मेशन बहुत विजिबल है क्योंकि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। जरा इस ऑब्जेक्ट की शेप देखिए, मेरे हाथ से कोलाइड करने के बाद भी इसकी शेप ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन अगर आप स्लो मोशन में इस कोलिजन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये शेप कितनी ज्यादा चेंज हुई थी। आप शायद सोचें कि ये ऑब्जेक्ट तो बहुत सॉफ्ट था इसलिए कोलिजन में डिफॉर्म हुआ है, अगर हार्ड होता तो डिफॉर्म ना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा इस हार्ड टेनिस बॉल के कोलिजन को देखिए, अगर आप इस कोलिजन को स्लो मोशन में देखें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रही है। बस फर्क ये है कि ये मैकेनिकल डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं है और आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है और हम समझते हैं कि कोलिजन में मैकेनिकल डिफॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब जिन कोलिजन्स में मैकेनिकल डिफॉर्मेशन विजिबल नहीं होती वहां पर भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रही होती है। ये बात तो क्लियर है कि हर कोलिजन में हीट, साउंड और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लाजमी होती है, लेकिन इन सब चीजों के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कहां से आती है ये एनर्जी? ये एनर्जी आती है कोलाइड करने वाले ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी से। इमेजिन करें कि इस ऑब्जेक्ट के पास कोलाइड करने से पहले इतनी काइनेटिक एनर्जी है। इसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड प्रोड्यूस करने, हीट प्रोड्यूस करने और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन करने में यूज हो जाएगा और इसी से पता चलेगा कि आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। जाहिर है अगर कोलिजन इस तरह का हो कि जिसमें बहुत ज्यादा साउंड, हीट और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो तो जाहिर है कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट के पास बहुत कम किनेटिक एनर्जी रह जाएगी। और अगर कोलिजन इस तरह का हो कि जिसमें बहुत कम साउंड, हीट और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो तो आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट के पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहेगी। चलें एक एक्सट्रीम सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सोचिए अगर ऐसा कोलिजन हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट की सारी किनेटिक एनर्जी साउंड, हीट और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाए तो कोलिजन के बाद तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बचेगी ही नहीं, यानी फाइनल किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिजिक्स में ऐसे कोलिजन्स को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी ही वेस्ट हो गई है तो ऑब्जेक्ट के पास बाउंस करने के लिए भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी और यूं वो कोलिजन के बाद भी एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहेंगे। जरा इस स्टायरोफोम बॉल का मेरे हाथ से कोलिजन देखें। आपने देखा मेरे हाथ से कोलाइड करने के बाद इस स्टायरोफोम बॉल की सारी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो गई है, इसलिए कोलिजन के बाद ये बिल्कुल भी बाउंस नहीं कर सकी, यानी ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर कार्स भी इसी तरह से कोलाइड करें कि सारी काइनेटिक एनर्जी उनकी बॉडीज को डिफॉर्म करने में इस्तेमाल हो जाए तो कोलिजन के बाद भी वो एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, यानी ये भी एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अब एक दूसरा एक्सट्रीम सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सोचें एक ऐसा कोलिजन हो जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल किनेटिक एनर्जी का कुछ भी हिस्सा साउंड, हीट और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में इस्तेमाल ना हो। ऐसी सूरत में जितनी किनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास कोलिजन से पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद भी रहेगी, यानी इनिशियल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल किनेटिक एनर्जी। ऐसे आइडियल कोलिजन को फिजिक्स में हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जाहिर है ऐसा करना 100% मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ साउंड, हीट और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लाजमी होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर वाकई में ये बॉल इस मेज के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करे तो क्योंकि किनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा तो कोलिजन के बाद भी ये बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट अचीव कर लेगी। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता और मैंने भी ये वीडियो रिवर्स करके दिखाया है समझाने के लिए। हकीकत में तो बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट से कुछ नीचे ही रह जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लाजमी जाया होगा। चलिए मैं आपको परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन करें इस बॉक्स में एक आइडियल गैस मौजूद है और उस गैस के एटम्स को आप देख सकते हैं। गैस के ये एटम्स हमेशा से मूव कर रहे हैं और आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं। अगर इस कोलिजन में किनेटिक एनर्जी का लॉस होता तो एक वक्त आता कि ये एटम्स कोलाइड करते करते रुक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब किसी गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी इस कोलिजन में किनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। अभी तक मैंने आपसे कोलिजन के दो एक्सट्रीम सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। एक सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती और दूसरे सिनेरियो में सारी काइनेटिक एनर्जी ही वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी कोलिजन में ये दोनों काम ही ना हो तो फिर क्या होगा, ये समझाने के लिए आई नीड अ न्यूटन क्रेडल। ये वाला नहीं, असली वाला। क्योंकि ये सब हार्ड स्टील बॉल्स हैं तो इनके टकराने पर मैकेनिकल डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा।
यूं काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होगा और ये बॉल कोलिजन के बाद अपनी ओरिजिनल हाइट के बहुत करीब पहुंच जाती है। जाहिर है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता क्योंकि बॉल टकराने के बाद दूसरी बॉल से जुड़ी नहीं रही और क्योंकि इस बॉल ने कोलिजन के बाद अपनी ओरिजिनल हाइट 100% अचीव नहीं की तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बहुत करीब है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इनमें काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ये बिलियर्ड बॉल्स भी स्टील बॉल्स की तरह बहुत हार्ड होती हैं, इसलिए इनका कोलिजन भी इलास्टिक कोलिजन होता है। अब मैं इस बिलियर्ड बॉल को मेज पर गिराता हूं। इसी बॉल को जब मैं टेबल पर गिराता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है और ये बॉल आफ्टर कोलिजन बहुत थोड़ा सा बाउंस करता है। जाहिर है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी है तो इसके बहुत करीब। तो ऐसे कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। इन कोलिजन्स में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बहुत कम होती है मगर 0 नहीं होती, वो सिर्फ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों बॉल्स हैप्पी और सैड नहीं है बल्कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स परफॉर्म कर रही हैं। ये बॉल ऐसे मटेरियल से बनी है जो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करता, यूं काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और कोलिजन बहुत हद तक इलास्टिक होता है। जबकि ये बॉल एक ऐसे मटेरियल से बनी है जो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, यूं काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और बॉल बिल्कुल भी बाउंस नहीं करती, यानी एक इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे किस काम आ सकता है। चलिए सोचें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं तो क्या ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करके ग्राउंड से जुड़ा रहेगा या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करके अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस आ जाएगा या फिर समवेयर इन बिटवीन। चलिए ड्रॉप करके देखते हैं। अरे ये तो अपनी ओरिजिनल हाइट से भी ऊपर चला गया। लेकिन ये कौन सा कोलिजन है ये हम जानेंगे किसी और एपिसोड में। एंड फॉर दैट आई नीड अ फुटबॉल। इसलिए इनका कोलिजन भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन अगर आप इस कोलिजन